बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान कौन सी पॉलिसी वगैरह लेकर चलना चाहते हैं और इमरान खान जो असेंबली वगैरह तोड़ना चाहते हैं वो अच्छा फैसला है, बुरा फैसला है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज है कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के रिलेशनशिप कैसे होंगे आने वाले दिनों में, और क्या जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करेंगे या नहीं करेंगे। ये वो चीजें हैं जो हमने डिटेल से एनालाइज करनी है इस ऑडियो लॉग के अंदर। सबसे पहली चीज ये है कि जनरल आसिम मुनीर अप टू द मार्क इस वक्त तक तो बिल्कुल ठीक ठाक काम चल रहा है और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं डीजीएमआई से। डीजीएमआई का असल में रोल ये होता है कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस बेसिकली आपके पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के ऊपर नजर रखती है। इसके अलावा इसके पास और भी ज्यादा प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स जो आपके होते हैं रिलेटेड स्पेसिफिकली सियाचिन के ऊपर रिलेटेड प्लेन्स वगैरह हो गए, आपके कश्मीर के रिलेटेड प्लेन हो गए, और इंडियन आर्मी की मोबिलाइजेशन वगैरह, इंडियन आर्मी क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती, ये सारे के सारे प्लेन्स यहाँ पर रखे जाते हैं। बहुत बड़ा डेटा जो होता है वो एक्चुअली में आईएसआई के अंदर होता है, वो सारा डेटा एमआई के अंदर लाया जाता है और यहाँ पर सिक्योर किया जाता है। एमआई के पास बहुत कम नेटवर्क होता है इंडिया के हवाले से, लेकिन प्लेन्स वगैरह जितने भी बनाने होते हैं वो एमआई के पास होती है। मतलब इंडियन ब्रिगेड कहां पर है कहां पर नहीं है ये सारा कुछ एमआई को पता होता है। इंडियन डिविजन्स कहां पर मूव करे, इंडियन कोर कहां पर मूव करे, इंडियन न्यूक्लियर एसिड कहां पर है, इंडियन एयरफोर्स क्या कर रही है, इंडियन नेवी क्या कर रही है, ये सारी की सारी चीजें आपकी एमआई के पास अवेलेबल होती है। अगर एमआई की इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट हो तो उसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है आईएसआई की इंफॉर्मेशन के साथ, फिर पता चल जाता है कि इनकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। सारे के सारे आपकी बैटल प्लेन्स वगैरह सब कुछ एमआई के अंदर होते हैं। सो एमआई के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई है और उसके अंदर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी ब्रीफिंग्स वगैरह हुई हैं। अब इन ब्रीफिंग्स के क्या निकलता है क्या नहीं निकलता ये तो वक्त बताएगा। यहाँ तो ये इसलिए हो रहा है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को रगड़ा लगाना चाहते हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स को विद इन चेक रखना चाहते हैं। या इसलिए हुआ है कि इंडियन वॉर प्लेन्स के बारे में स्टडी किया जा रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन के थ्रेट्स जो भी हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो एक्चुअल थ्रेट्स हो चुके हैं और बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर लड़ाई झगड़ा होने वाला है। सो एमआई का विजिट इस बात की वजह से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहरहाल ये चीजें हैं जो जनरल आसिम मुनीर हैंडल कर रहे हैं। अब आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी क्या होगी इमरान खान के हवाले से, फ्रेंकली स्पीकिंग जनरल आसिम मुनीर का कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कुछ भी दखल अंदाजी करने का। अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की नेचर ऐसी है कि वो सारे के सारे आर्मी चीफ को अपने अंदर खींच लेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का हशर ही ऐसा कर दिया है जनरल बाजवा ने कि जनरल आसिम मुनीर कितना भी दूर रहना चाहे इस पॉलिटिक्स से, ये पॉलिटिक्स उनको अपने अंदर खींच ही लेगी। अब मसला ये आ रहा है कि जनरल आसिम मुनीर क्या करेंगे। क्या इमरान खान को इलेक्शन वगैरह देकर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या इमरान खान की इलेक्शन में मदद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या इमरान खान के लिए नवाज शरीफ से डिगोशिएट वगैरह करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। या नवाज शरीफ के कहने के ऊपर इमरान खान से लड़ाई झगड़ा करेंगे? वो भी बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में जनरल आसिम मुनीर अपनी फौज के अंदर तड़ी चाटने के मूड में लग रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को कैसे सीधा किया जाए। अगर मैं कुछ छोटे से अल्फाज में समअप कर दूं जनरल आसिम मुनीर का कैरेक्टर, तो आप उनको एक कंजूस जनरल कह सकते हैं। कंजूस जनरल का मकसद ये है कि वो जितने पैसे आते हैं, कहां पर पैसे खर्च हुए, कितने पैसे खर्च हुए, क्यों खर्च हुए, इतने ज्यादा खर्च क्यों हुए, ये सारे के सारे पैसे कहां गए, पिछले वाले पैसे कहां गए। सो ये जो ऑडिटर वाला माइंडसेट है ना, वो जनरल आसिम मुनीर का माइंडसेट है। मतलब एक एक पाई का हिसाब रखना। ये आप समझ लीजिए घर में अम्मी आ गई है, वो सारे के सारे लोगों के पैसे का हिसाब ले रही है। सो ये वाला काम शुरू हो चुका है पाकिस्तान जीएसक्यू के अंदर। सबके पैसे गिने जा रहे हैं, किसके पास किसने कितने पैसे हैं, उसके बाद सबकी ईदी अम्मी जमा करेगी और उसके बाद किसी को भी ईदी वापस नहीं मिलेगी। मतलब फ्रेंकली पाकिस्तान आर्मी के जितने भी फाइनेंसेस है उन्हें रीचेक किया जा रहा है और उन फाइनेंसेस को रीकैलकुलेट किया जा रहा है कि हमने कहां पर लगाना है। सो ये जो मैं कंजूस जनरल कह रहा हूं, ये मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि पैसों का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है, कुछ पैसे इधर उधर नहीं होने चाहिए। ये है वो जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी जो कैरी आउट करें। अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत फौजी फाउंडेशन की इन्वेस्टिगेशन भी करा ले, क्योंकि यहाँ पर भी जनरल बाजवा के पूरे खानदान ने बड़ी लुट मचाई हुई थी। सो वो भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट वगैरह करवा ले। अब आते हैं जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान क्या बातचीत होगी। आने वाले दिनों में जनरल आसिम मुनीर चाहेंगे कि आईएसआई को भी ठीक किया जाए, आईएसआई को अपने प्रोफेशनल रोल में लाया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस के हवाले से मशहूर है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस कलेक्ट करना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस कलेक्ट करें अपने रीजन के हवाले से, इंडिया के हवाले से। इसके लिए उन्हें एमआई की भी जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की भी जरूरत पड़ेगी और उसके अलावा आईएसआई की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो आईएसआई को अपने प्रोफेशनल रोल में वापस देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर होगा मसला नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का। एक्चुअली में जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ कहेंगे कि आईएसआई हमारे अंडर में आता है, ये वाला जनरल रख रहे हैं हम, ये वाला नहीं रख रहे। एक्चुअली में जनरल आसिम मुनीर का जो प्रोफेशनल प्लान है उसमें जनरल नदीम अंजुम कहीं पर भी फिट नहीं होता। ये जनरल कमांड के लिए फिट ही नहीं है जनरल नदीम अंजुम। सो यहाँ पर हो रहा है ये वाले मसले और इसीलिए आईएसआई के भी अंदर कुछ चेंजेस करने का इरादा तो होगा जनरल आसिम मुनीर का। वो कर पाते कर नहीं पाते वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि नवाज शरीफ को आईएसआई की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, पीडीएम को बहुत ज्यादा जरूरत है आईएसआई की। आईएसआई की इंजीनियरिंग के बगैर नवाज शरीफ का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। सो जनरल आसिम मुनीर जिस तरह की चेंजेस करना चाहते हैं, एक्चुअली में जो आईएसआई होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका ये वाला काम थोड़ी होता है जो पिछले 6 महीनों के अंदर ये सारा कुछ गंद फैलाया हुआ है। इनका काम होता है डेटा कलेक्ट करना। जहां से मिले जितनी इंफॉर्मेशन मिले कलेक्ट करते जाओ, डेटा बनाते जाओ
जाओ, फिर उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करो, उसे एनालाइज करो, उससे अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर वो इन्फॉर्मेशन से पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बनाकर आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बताओ, या पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर आप GHQ को बताओ कि ये चीजें दुनिया के अंदर हो रही है। ये होता है एक्चुअल में ISI का काम। यहाँ पर तो इन लोगों ने कचरा बना के रख दिया पूरे के पूरे इदारे को। सो कोशिश की जाएगी कि ISI को भी उसके पिछले वाले रोल के ऊपर भेजा जा सके। ये एक्चुअली में जो 2 जनरल प्रमोट हुए हैं ना, वो पता है किस तरह के जनरल प्रमोट हुए हैं? कभी आप यूनिवर्सिटी में गए हो, वो आपने प्रोफेसर नहीं देखे होते जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करेक्ट कर रहे होते हैं, आपके शू से लेकर आपके हेयर स्टाइल तक चेक करते हैं, और उसके अलावा फिर आप कुछ लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ठीक करना शुरू कर देते हैं। सो ये उस तरह के फसी जनरल्स प्रमोट हो चुके हैं। अब इन फौजियों की खैर नहीं, क्योंकि इन लोगों को आदतें पड़ गई थी जनरल बाजवा के टाइम के अंदर कि उल्टी सीधी रिपोर्ट बना दो, क्योंकि आर्मी चीफ ने वैसे ही नहीं पढ़नी होती है। ये रिपोर्ट भेज दो, वो रिपोर्ट भेज दो, चीफ खुश हो जाएगा, ये खुश हो जाएगा। अब जो रिपोर्टें जाएंगी उसके अंदर थोड़ी सी गलतियां तो निकले, इनको पता चलेगा कि फौज के अंदर होता क्या है माहौल। अब मेरी बातों से PTI वाले बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो इमरान खान सोच रहा है कि मैं इलेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी जाऊंगा और इलेक्शन जीत कर आऊंगा, इतना आसान भी नहीं है। एक्चुअली में मैं बता देता हूं आपके PTI के सामने कितने बड़े मसले बैठे हुए हैं। PTI ने 17 इलेक्शन जीती, डंके की चोट के ऊपर जीती। वो इसीलिए जीती क्योंकि 17 इलेक्शन थी। यहाँ पर 350 से ज्यादा सीट्स हैं। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर 1000 से ज्यादा सीट्स हैं जिनके ऊपर PTI ने कॉम्पीट करना है। अब 1000 से ज्यादा सीट्स होने की वजह से PTI को वहां पर कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट के लिए लोकल डोमेस्टिक वर्कर चाहिए जो कि वहां पर उसके लिए काम कर सके। उसके अलावा उसके पास 2-3 डंडे वाले बंदे होने चाहिए जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर नजर वगैरह रख सके, क्योंकि जितने बड़े स्केल के ऊपर इलेक्शन होगी उतनी बड़ी धांधली का मार्जिन भी मिल जाता है, उतने बड़े स्केल के ऊपर आसानी से धांधली भी की जा सकती है। सो ये जितने बड़े इलेक्शन होंगे उसके लिए PTI ऑर्गेनाइज है या नहीं है? यहाँ पर इमरान खान कह रहा है कि मैं अब इलेक्शन के लिए लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर रहा हूं। अब आप इंटरव्यू कैसे लेना शुरू कर रहे हैं? आपको तो बहुत पहले इंटरव्यू ले लेना चाहिए था। अब मसला यहाँ पर यह आ गया कि अब आप इंटरव्यू लेंगे या आप इलेक्शन कैंपेन रन करेंगे, उसके बाद ये सारी की सारी लेफ्ट राइट वाली लॉबीज वगैरह आकर खड़ी हो जाएंगी, उनको कौन हैंडल करेगा? सो PTI को मैं बार बार कहता आ रहा था कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक करो, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक करो, इस तरह से ना बैठो, क्योंकि कभी भी इलेक्शन कॉल हो सकते हैं, फिर आप बंदे ढूंढते फिरेंगे कि इसको यहाँ पर खड़ा करना है या नहीं करना, इसको खड़ा करना है या नहीं करना। सो ये चीजें है ना जो आप PTI के गले में पड़ने वाली है। नून लीग और PDM का मसला साफ होता है इलेक्शन के अंदर, उन्होंने रज के करप्शन की होती है। उन्हें पता है कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, एक कैंडिडेट रख दिया, और कैंडिडेट भी वो वही रखते हैं जो सबसे ज्यादा अमीर हो, पैसे वाला हो, जो कि इलेक्शन के ऊपर 10-12 करोड़ मजे से खर्च कर सके। PTI के पास तो ऐसे कैंडिडेट नहीं है ना जिनके पास पैसा हो। कुछ के पास पैसा है, कुछ के पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है। PTI को तो फंडिंग भी करनी पड़ती है अपने कैंडिडेट्स की। सो यहाँ पर ये जो मसला आने वाला है PTI के लिए, इसको PTI ने पहले ही देख लेना चाहिए था। इन तमाम चीजों के ऊपर मैं पहले दिन से पॉइंट आउट कर रहा था कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक करें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक करें। नहीं किए। अब आप सीटों के ऊपर इंटरव्यू लेना शुरू कर रहे हैं, उसके बाद कैंडिडेट फाइनलाइज होंगे, उसके बाद वो वहां पर जाकर कैंपेन करेंगे, उसके बाद कुछ और PTI के कैंडिडेट होंगे जो उन्हें पसंद नहीं करेंगे, फिर रीचेक होगी लिस्ट, फिर जाएंगे लोग, फिर ये सारा का सारा तमाशा होगा। आप भी 3 महीने के लिए इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। मेहरबानी करें अभी से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक करें, इलेक्शन को अपने टाइम के ऊपर ही होने दें। ये जल्दी जल्दी का चक्कर ना लगा, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग जीत जाएंगे, ऐसा तो तभी था जब जनरल बाजवा था। जनरल बाजवा एक एनिमी था जिससे लड़ने के लिए सब के सब यूनाइटेड थे। अब ऐसा नहीं है, अब सारी की सारी चीजें डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। और यहाँ पर यह भी क्लियर नहीं है कि ISI का मूड क्या होने वाला है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब आपका झगड़ा GHQ से नहीं है, अब आपका झगड़ा ISI के साथ है। अब ISI के अंदर क्या जनरल आसिम मुनीर का कंट्रोल चलता है या नवाज शरीफ चाहता है कि मेरा कंट्रोल चले? ISI के अंदर जितनी चेंजेस जनरल आसिम मुनीर करना चाहता है वो सारी की सारी एक्सटर्नल विंग के साथ है। एक्सटर्नल विंग की चेंजेस जनरल आसिम मुनीर करना चाहता है। हो सकता है नवाज शरीफ इंटरनल विंग अपने पास रख ले, फिर वो इलेक्शन की मैनिपुलेशन वगैरह करना शुरू कर दे। सो ये वो चीजें थी जिसके ऊपर मैं बार बार ध्यान दिला रहा था। सो PTI के अंदर सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम है इमरान खान। बाकी सारे वर्कर फारिग लोग बैठे हुए हैं, किसी काम के नहीं है। ना इनके पास कोई गो गेटर है जो जाकर सारा का सारा काम कर सके, कुछ भी नहीं है। सारे के सारे मुफ्तखोर बैठे हुए हैं। ये आते हैं अपने रिश्तेदार प्रमोट करवाने के लिए। अब PTI की सिंध की लीडरशिप को देख लीजिए। PTI को सबसे ज्यादा नुकसान ऑपरेशन रिजीम चेंज ने पहुंचाया। ऑपरेशन रिजीम चेंज कहां से स्टार्ट हुआ? सिंध के अंदर से स्टार्ट हुआ। PTI की सिंध की लीडरशिप कहां पर बैठी हुई है? सिर्फ कराची के अंदर बैठी हुई है। इंटीरियर सिंध में तो नाम ही नहीं है PTI का। मैं खुद इंटीरियर सिंध का हूं, मुझे पता है क्या हो रहा है यहाँ पर साफ ही ढूंढते फिरते हैं कि PTI वाला कोई है या नहीं है। इतनी दूर है। आप बलूचिस्तान के अंदर देख ले, बलूचिस्तान के अंदर कहां पर है PTI? सो ये वो चीजें जिसके ऊपर मैं बार बार ध्यान दिला रहा था PTI का। इलेक्शन में अगर PTI को थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा तो इन्हीं चीजों की वजह से होगा, क्योंकि PTI की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये जब टिकटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी तब आप देखिएगा कि ये लोग कैसे आपस में लड़ पड़ते हैं। कोई कहेगा मेरे भतीजे को दो, कोई कहेगा मेरे बेटे को दो। ये वो तमाशा होगा जो PTI के सामने आने वाले दिनों में होगा। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि पहले ही सारी की सारी चीजें तय कर लो ताकि आने वाले 8 महीने आप आराम से इलेक्शन की तैयारियां वगैरह करना शुरू कर दे। ये वो चीजें थी जो नहीं की गई है। अब 3 महीने के अंदर आप इलेक्शन करवाना चाहते हो, जबकि आपका ग्राउंड के ऊपर कोई भी काम नहीं
नहीं किया हुआ, मतलब वर्कर के लिहाज से सारी की सारी मोबिलाइजेशन तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थी। तो ये वो चीजें जिनको पीटीआई को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी रही बात जीएचक्यू के हवाले से, तो जीएचक्यू न्यूट्रल है, सारा का सारा झगड़ा अब आपका आईएसआई के इंटरनल विंग के साथ होगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।